Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली वो चैप्टर सेकंड है आपका, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं क्लास 9th के बी हाइव का। बट इसमें एक जो मेरा पसंदीदा चैप्टर है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों है? काफ़ी लंबा है, 2 पार्ट्स में है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम, काफ़ी लंबा हो सकता है। हमारा 1 शॉट हम कर रहे हैं, बट 1 शॉट कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड लाइन्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने लायक हैं, बहुत सारी बातें हैं। 2 पार्ट्स में हैं। एक में अगर आप बात करेंगे तो आप एक फेमस 2 ऐसे आप म्यूज़िक माइस्ट्रोज के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में मिसाल हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इनकी लाइफ देखेंगे तो इनकी लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं और इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक हम बात करने वाले हैं परकशनिस्ट के ऊपर और एक हम बात करने वाले हैं हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही स्टोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपको मालूम है एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। वी रियली डोंट हैव टाइम टू स्क्वांडर। तो हमें क्या करना है, हमें जो पढ़ाई करनी है हम दोनों ही तरह से पढ़ेंगे। मेरा एफर्ट ये होता है आपको 1 शॉट पढ़ाने में कि आई एम श्योर कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स आप क्लासरूम में कर लेते हैं, आपको पढ़ा दिए जाते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ाया जाता है, वो हमारा भी फोकस है। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपको टेक्स्ट एक बार समझ में आ गया, जो मेरी समझ रहती है कि अगर आपको टेक्स्ट एक बार, चैप्टर अगर आपको एक बार समझ में आ गया, उसकी जस्ट आपको समझ में आ गई, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो चैप्टर हो, लेसन हो, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन बने आपके लिए वो आसान है। मतलब अगर उसकी ग्लोसरी जो टर्म्स है, टर्मोलॉजी जिसमें यूज़ की गई हैं, वो आपको समझ में आती हैं, अगर उसमें किस तरह का फ्लो है वो आपको समझ में आ गया, या ऑथर या पोएट आपको क्या कहना चाह रहा है वो आपके समझ में आ गया, तो इट बिकम्स वेरी ईजी। आपका आधा टास्क जो है वहीं हो जाता है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस क्विकली बिगिन अ चैप्टर विच इज साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड साउंड ऑफ म्यूजिक अपने आप में, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, संगीत के ऊपर है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है, और मैंने कहा कि 2 पार्ट में है। इसमें 2 बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है। तो सबसे पहली कहानी जो है, हम एक ऐसी आप बात कर सकते हैं एक ऐसी म्यूज़िक माइस्ट्रो की लाइफ के ऊपर है जो आपको अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे अगर आपने बीथोवन के बारे में सुना हुआ है तो बिल्कुल, अगर आपने वॉल्टर के बारे में सुना हुआ है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको वैसे ही कहानी और वैसे ही प्रेरित करने वाली कहानी आपको लगेगी। अगर आपने हेलन केलर के बारे में सुना है तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरह की, जिनको कहा जाता है कि जो फिजिकल ऑड्स, जिसको आपको मालूम है एडवर्सिटीज़ से उभर के, या अपनी जो फिजिकल उनकी आप कह सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के बावजूद जो लोग जीते और ऐसे जीते कि पूरी दुनिया पे छा गए, वैसे ही एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी, अगर आपने ये नाम सुना है, अगर आपने ये नाम पढ़ा है कहीं, तो आप जानते हैं कि हम किस लड़की की बात कर रहे हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में कितनी 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 इन्फ्लुएंशियल है। क्यों है इन्फ्लुएंशियल? इसलिए क्योंकि वो बहुत बेहतरीन म्यूज़िक बनाती हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत बेहतरीन म्यूज़िक बनाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कहानी है ग्रिट की, डिटर्मिनेशन की। एक ऐसी लड़की की जिसने मात्र 8 साल की उम्र से अपनी सुनने की शक्ति जो है वो खोना चालू कर दी थी। मतलब शी स्टार्टेड टर्निंग डेफ बाय द फ्रॉम द एज ऑफ 8, एंड बाय द टाइम शी रीच्ड 11-12 शी वाज कंप्लीटली लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, और उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ ने एज अ डेटरेंट प्ले नहीं किया उनकी म्यूज़िक जर्नी में, और उन्होंने इसके बावजूद एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती थी, आप इमेजिन कर सकते हैं, और वो म्यूज़िक की दुनिया में जाके छा गई। मतलब शी वॉज द फर्स्ट सोलो परकशनिस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ऑनर है ये कि कोई एक व्यक्ति, जिसको म्यूज़िक, हम सुनते हैं कि भाई म्यूज़िक जो है वो सुना जाता है, राइट, और जो इंसान सुन नहीं सकता उसने म्यूज़िक बना दिया। बिल्कुल बीथोवन की जो कहानी है, शायद वो दोबारा इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, और उसने अपने आप को रिपीट किया एवलिन ग्लेनी के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक जो चित्रण खींचा गया है, पहले लेट्स डिस्कस दैट एंड देन वील कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenage fresh from the Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब इसमें क्या समझ में आया आपको? एक
पिक्चर खींची गई है, एक विजुअल खींचा गया है। रश आवर्स हैं जहाँ पे आपको मालूम है सबसे ज़्यादा रशिंग आवर्स हैं, और कहाँ पर है, क्या आपको जो लोकेशन दी गई है, सीनिक लोकेशन या जो सीन आपको खींचा गया है, सीनिक तो नहीं है, जो सीन खींचा गया है वो क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का एक आपको नज़ारा खींचा गया है, जिसमें बताया गया है कि एक लड़की जो है, जो बहुत ही यंग सी लड़की है, मतलब 17 साल की भी उसकी आयु नहीं है, वो वहाँ खड़ी हुई है, काफ़ी नर्वस है और एक्साइटेड है। जैसे ही उसको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, ये जो लाइन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फेल द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि नॉर्मली भी हम अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होते हैं, राइट, लेकिन हम देख लेते हैं, हम झाँक के देखते हैं कि भाई ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, बट ये लड़की जो है ये वाइब्रेशन फील कर रही है कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है अप्रोचिंग, एंड उसका जो एक्साइटमेंट है और उसकी नर्वसनेस जो है वो दोनों ही अपने चरम पे पहुँच रही हैं उस वाइब्रेशन के साथ, राइट। इट वॉज अ फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था कहाँ पे, प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, मतलब बहुत फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन है, जहाँ पे इसने अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी ट्रेडिशनल जो उसकी स्टडी है म्यूज़िक की, वो वहाँ से इसने सीखी है, इसने तालीम हासिल की। वहाँ वो जा रही थी कहाँ से, एक स्कॉटिश फार्म पे, मतलब एक स्कॉटिश लड़की है, एक रूरल बैकग्राउंड, एक कंट्री साइड से आई है फार्म के, और लंदन जा रही है पढ़ने, म्यूज़िक पढ़ने, और कहाँ जा रही है, बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही प्रतिष्ठित जो कॉलेज है वहाँ का, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वहाँ जा रही है। लेकिन हर यंग इंसान जो है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, घबराया हुआ होता है जब वो घर से पहली बार पढ़ने निकलता है। लेकिन इस लड़की के साथ एक और चीज़ जो थी उसको बाकियों से अलग करती थी, या उसका चैलेंज जो था वो बाकियों से थोड़ा बड़ा था, और वो ये था कि वो प्रोफाउंडली डेफ थी। प्रोफाउंडली डेफ मतलब सुन नहीं सकती थी, डेफ थी और म्यूज़िक सीखने जा रही थी, ठीक है। नाउ Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एवलन ग्लेनी का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कही कि 8 साल की उम्र से वो अपनी हेयरिंग जो है वो खोने लग गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी मदर जो हैं वो उनका याद करती हैं पहले का टाइम। उनकी मदर का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम है इज़ाबेल ग्लेने, और वो बोलती हैं कि उसकी जो हेयरिंग थी, जो लॉस ऑफ हेयरिंग था एवलन में, यंग एवलन में, वो बहुत ग्रेजुअल था, बहुत धीमा धीमा था, ठीक है, मतलब धीरे धीरे हुआ। उनकी मदर याद करती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया था जब वो एक पियानो लेसन कभी सीख रही थी, और तब उनको ऐसा लगा कि शायद ये मेरी बात जो है वो सुन नहीं पा रही है, या शायद इसको आवाज़ नहीं गई। तो उन्होंने आवाज़ दी, उनका नाम बुलाया गया, एवलन करके उनको पुकारा गया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उनकी माँ को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने सुना नहीं, ठीक है। अब ये बोला जाता है, ये उनकी माँ याद कर रही हैं, और इस टाइम पे क्या हुआ, एवलन ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ है, जो सुनने की क्षमता है, वो जाती जा रही थी। लेकिन एक बच्चा, एक 8 साल का बच्चा जिसको सुनाई देना धीरे धीरे कम हो रहा था, उसने ये बात बहुत टाइम कंसील करने की कोशिश की। कंसील मतलब छुपाने की या दबाने की कोशिश की, अपनी ग्रोइंग डेफनेस किससे, अपने दोस्तों से और अपनी टीचर्स से, ठीक है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. Everything suddenly looked black, Evelyn says. अब इसमें एवलन अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताती हैं, अपने लाइफ के बारे में बता रही हैं। एंड शी सेज कि धीरे धीरे उन्होंने छुपाने की कोशिश की 8 साल की आयु में अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई, जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई, उनको रियलाइज़ हुआ कि 11 साल की उम्र तक एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने देखा कि उनके मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते जा रहे हैं। डिटोरिएट मतलब गिरते जा रही है, उनकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल में, क्लास में, वो गिरती जा रही है, ठीक है। और उनकी हेड मिस्ट्रेस ने कहा, उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि भाई आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ठीक है। अब ये वो वक्त था 11 साल की उम्र में जब ये डिस्कवर कर लिया गया कि उनकी हेयरिंग जो है, जो उनकी सुनने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा सिवियरली इम्पेयर्ड है। मतलब इम्पेयर्ड मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि उनका कोई नर्वस, अगर आप बात करते हैं, कोई नर्व डैमेज है, उनके सेरेब्रल
नर्व कोई डैमेज थी जिसकी वजह से उनकी हेयरिंग इम्पैक्ट हो रही थी और इम्पेयर हो रही थी, और इम्पेयर होते 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 बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ये वो टाइम आया जब उनको ये एडवाइस किया गया कि आप कोई हेयरिंग एड या हेयरिंग डिवाइस जो है वो फिट करा सकते हैं, और किसी स्पेशल बच्चों के जो स्कूल होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के जो स्कूल होते हैं, जो स्कूल फॉर डेफ होते हैं, आप वहाँ पे इसका एडमिशन करा दीजिए। अब उस वक्त को याद करते हुए एवलिन खुद क्या बोलती हैं, वो कहती हैं एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। उनको ऐसा लगा जैसे सब कुछ अंधकार हो गया, सब कुछ अंधेरा छा गया उनकी आंखों के आगे। उनको ऐसा लगा कि कुछ बचा ही नहीं, लाइफ में कुछ नहीं बचा। आप एक सोचिए, एक बच्चा जिसको म्यूजिक में दिलचस्पी है, जिसको बहुत ज़्यादा म्यूजिक, पियानो म्यूजिक और आपको ड्रम्स और ये सब बजाने का शौक है, और उससे कहा जाए कि भाई तुम्हारी जो हेयरिंग है वो चली गई है, तुम सुन नहीं पाओगे, तो आप सोचिए उसके ऊपर कितना एकदम, इसको कहते हैं एकदम आसमान सा टूट पड़ा उस बच्चे के ऊपर। 11 साल का बच्चा, मात्र 11 साल का बच्चा, उसमें ये सेंस नहीं था। मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी इस तरह का जो आप कह सकते हैं मेंटल ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस 11 साल के बच्चे की क्या दशा हुई होगी, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, राइट नाउ। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fobb spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. "Don't listen through your ears," he would say. "Try to sense it some other way," says Evelyn. "Suddenly I realized I could feel the tire drum for the waist up and the lower from the waist डाउन। अब एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। कई बार क्या होता है कि इंसान जब बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो छोटी सी एवलिन के साथ भी वही हो रहा था। उसको लगा जैसे पूरी दुनिया जो है, सब कुछ अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग लाइक वेंट इनटू ड्रेन, राइट। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उस बच्ची को इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, और उसको कहीं ना कहीं ये था कि वो एक उसका ड्राइविंग फोर्स था। तो उसने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत जुटाई, वापस उसने जुटाई, और उसने कहा कि वो म्यूज़िक को परस्यू करेगी। अपना जो इंटरेस्ट है उसका म्यूज़िक में, वो छोड़ेगी नहीं, वो उसको परस्यू करेगी, और वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, और उसका परस्यू करेगी वो अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में। एक दिन उसने एक, आप कह सकते हैं, एक लड़की को जाइलोफोन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाइलोफोन बजाते हुए देखा, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि उसको भी वो बजाना है, वो इंस्ट्रूमेंट उसको भी बजाना सीखना है। उसके टीचर्स ने, दोस्तों ने, उसके आसपास के लोगों ने ऑब्वियसली उसको डिस्करेज किया, कहा कि भाई तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगी। नॉर्मल सी चीज़ है, लोग हमें नीचा खींचने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हमें ये अच्छा होता है कि हम उनकी जो आवाज़ें हैं उसका एक पॉजिटिव साइड ये था, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था, तो वो उनके जो डिस्करेजमेंट था वो उसको भी नहीं सुन पाती थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो डिस्करेजमेंट, एक परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट कौन होते हैं? परकशनिस्ट एक ऐसे म्यूज़िक माइस्ट्रो को या म्यूज़िक प्लेयर को कहा जाता है जो कि परकशन, मतलब जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको बजाते हैं। जैसे आप ड्रम बोल सकते हैं, तबला बोल सकते हैं, ढोलक बोल सकते हैं, उनको हम परकशनिस्ट बोलते हैं। तो एक परकशनिस्ट थे रॉन फोब्स, ठीक है। कई बार आप एक अच्छे टीचर की, अच्छे इंस्ट्रक्टर की क्या अहमियत होती है इंसान की लाइफ में, आप वो समझ सकते हैं। रॉन फोब, उन्होंने उसको, एवलिन को, छोटी सी एवलिन को बहुत उन्होंने प्रेरणा दी, बहुत उनका, जिसको आप कहते हैं कि हिम्मत बंधाई, बहुत इनकरेज किया, और बहुत उनको कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हें सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर भी म्यूज़िक सीख सकती हो, ठीक है। उन्होंने उनके स्पॉट किया उसके पोटेंशियल को, उस बच्ची के, और उसको म्यूज़िक में उसकी ये कहा कि नहीं, म्यूज़िक सीखा जा सकता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यून किए, 2 बड़े बड़े ड्रम्स थे जिसको उन्होंने ट्यून किया अलग अलग नोट्स पे, और कहा कि देखो अब सुनाई नहीं देता, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब म्यूज़िक को सुनने की जगह तुम कुछ एक अलग कोई ऐसी चीज़ देखो, या कोई अलग सेंस से उसको समझने की कोशिश करो, कुछ और होगा, कोई ना कोई। जब भगवान कोई एक शक्ति छीनता है तो दूसरी शक्ति देता भी है, कोई चीज़ एक हाथ से लेता है, दूसरा कुछ देता है, तो उसने कोई ना कोई ऐसी चीज़ तुम्हें ज़रूर समझ में आएगी कि तुम किसी और वे में म्यूज़िक को सेंस कर पाओ, ठीक है। छोटी सी एवलिन ने काफ़ी इस बारे में सोचा। नाउ डोंट लिसन टू योर म्यूजिक थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से उसको समझने की कोशिश करो। फिर एवलिन ने, सडनली आई रियलाइज्ड, एवलिन कहती हैं कि सडनली मैंने ये रियलाइज़ किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, जो हायर ड्रम थे वो वेस्ट अप, मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से में उनको उसका वाइब्रेशन फील होता था, और जो लोअर ड्रम थे वो पैरों के नीचे से, पैरों के जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है वेस्ट डाउन, उससे वो वाइब्रेशन उसका
फील कर पाती थी। और आपको एक मज़ेदार बात पता है कि वो नंगे पैर, मतलब बड़े होकर जब वो माइस्ट्रो बन गई, आज भी वो नंगे पैर म्यूज़िक जब वो बजता है तो परकशनिस्ट हो गई हैं, वो बहुत फेमस परकशनिस्ट हैं दुनिया की, और वो आज भी जब वो म्यूज़िक बजाती हैं तो वो नंगे पैर बैठती हैं ताकि उनको थाप और वाइब्रेशन जो है वो फील हो सके, जिससे वो म्यूज़िक को समझ पाती हैं कि वो इन ट्यून है या ट्यून के बाहर है या उसकी किस तरह का फ्लो है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो थी किसकी वजह से हुई? इसकी शुरुआत हुई एक परकशनिस्ट की वजह से, जो रॉन फोर्ब्स हैं जिन्होंने उनको वो किया, फोर्ब्स हैं जिन्होंने उसको प्रेरित किया। Now, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. उन्होंने क्या किया, फोर्ब्स ने एक और चीज़ की, उन्होंने पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ उन्होंने अपनी ये जो एक्सरसाइज वो कर रहे थे उसको रिपीट किया, और सून उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एवलिन ने ये डिस्कवर किया, उसने ये खोजा, ये एक सेंस उसके समझ में आया, उनको समझ में आया कि वो सेंस कर सकती हैं म्यूज़िक को या अलग अलग नोट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उनको सेंसेशन या वाइब्रेशन के तहत, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को। इफ़ आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उन्होंने कहा कि मैंने ये सीखा, ये मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह मैं अपनी बॉडी को मैं आप कह सकते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकती हूँ टुवर्ड्स द म्यूज़िक एंड द वाइब्रेशन दैट वाज फ्लोइंग, कि मुझे उसको समझने के लिए सुनने की ज़रूरत नहीं बची थी, मैं उसके वाइब्रेशंस को या उसके फ्लो को, उसकी ट्यून को, उसकी टोन को, अपने माइंड एंड बॉडी को मैंने इतना ट्यून कर लिया था कि मैं उससे उसको पकड़ पाती थी। और बाकी सारी जो चीज़ें थी वो डिटर्मिनेशन से, अपनी अपनी जिसको आप कहते हैं कर्मठता से और हार्ड वर्क से, मेहनत से आसान होती चली गई या मेहनत से आती चली गई। ठीक है। Now, she never looked back from the point onward. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of 3-year course, she had captured most of the top awards. तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, मतलब उन्होंने ये एक वक्त था जब रॉब फोर्ब्स ने उनको रास्ता दिखाया, प्रेरणा दी, और यहाँ के बाद उसने कभी पलट के, यंग एवलिन ने पलट के कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ से शी मूव्ड फ्रॉम वन हाई टू अनदर एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। राइट, हुआ क्या, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स का टूर किया, उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम्स का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वो 16 साल की थी, मात्र 16 साल की आयु में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना पूरा जीवन जो है वो म्यूज़िक के नाम करने वाली हैं। ठीक है, उन्होंने ऑडिशन दिया, जैसे मैंने कहा, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, उसके लिए, और उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स जो उस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट की इतिहास में सर्वश्रेष्ठ अंक थे माने जा सकते हैं, वो इस बच्ची ने, जो कि सुन नहीं सकती थी, उसने स्कोर किए। आप इमेजिन कीजिए। राइट, और फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही उसने, ये वो टाइम था जब वो ऑर्केस्ट्रा में लोगों के साथ प्ले करते करते अब वो अपनी सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई थी। मतलब ग्रुप परफॉर्मेंस पर रहते रहते अब वो सोलो परफॉर्मर में तब्दील हो गई थी, अब वो अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी थी। और जब तक उसका कोर्स 3 साल में ख़त्म हुआ, तब तक आप कह सकते हैं कि उस एकेडमी के जितने प्रतिष्ठित अवार्ड थे, जितने टॉप मोस्ट अवार्ड थे, टॉप नॉच अवार्ड थे, वो इस बच्ची ने अपने नाम लिखवा लिए थे। And for all of this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के बावजूद वो कुछ नहीं कहती, वो कहती हैं कि कोई बहुत बड़ी बात या कोई heroic achievement नहीं मानती वो इसको। वो क्या कहती हैं? If you work hard and know where you're going, you'll get there. बहुत अच्छी कोटेशन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। राइट, अगर कोई आंसर आप लिख रहे हैं, अगर आपको चित्रण देना है एवलिन की पर्सनालिटी का, तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इतना सब कुछ के बावजूद, इतनी फीट अचीव करने के बावजूद उनको ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट किया है। उनका एक कोटेशन थी जो उनकी
कैरेक्टर स्केच को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगी, एंड विच इज इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये दिस इज अ ब्यूटिफुल कोटेशन, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule। मतलब क्या हुआ, एंड फाइनली जैसे उन्होंने कहा था कि वो वहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, अपने सर्वश्रेष्ठ मकाम पर, राइट टू द टॉप, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर मतलब जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, माना जाता है, सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड हो उसको हम कहते हैं सॉट आफ्टर, राइट। मल्टी परकशनिस्ट हैं जो कि मास्टरी रखती हैं कुछ तकरीबन 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने की, जो कि परकशन इंस्ट्रूमेंट है, और इंटरनेशनल स्केड्यूल्स हैं क्योंकि उनके हर जगह उनके म्यूजिकल रिसाइटल्स होते हैं, लोग दुनिया भर में उनको इनवाइट करते हैं, दुनिया भर के लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनका म्यूज़िक जो है वो लोगों को अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको लोगों के दिलों को छूता है। Now, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with the Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ये again एक बहुत interesting सी चीज़ है, ठीक है, कि वो बहुत सारी भाषाओं में महारत रखती हैं, और उसमें अगर आप देखते हैं तो ऑफकोर्स वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं। उनकी 11 साल की उम्र में थी जब तक वो सुन सकती थी, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ी उनको बोलना आती थी, उनकी लैंग्वेज थी, तो वो अगर वो अच्छे से बोल पाती हैं जो वो कहती हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ ये डिफाइन नहीं कर पाता, वो खुद भी कहती हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं अच्छा सुन पाती थी, तो 11 साल की उम्र तक आप अच्छा खासा आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाती है, आपको लैंग्वेज आ जाती है, तो इट इज़ नो बिग डील कि वो उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इसमें अगर आप देखते हैं तो जो मजाक में वो कहती हैं, राइटर से बात हो रही है कि एवलिन कैसे फंक्शन करती हैं एफर्टलेसली, ये राइटर के लिए बहुत इंट्रीगिंग है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जो बड़ा आपको शॉकिंग भी लगती है, मतलब शॉकिंग इन द सेंस समथिंग विच इज़ वेरी अम्यूजिंगली इंटरेस्टिंग, राइट, लगती है। 2 घंटे के लंबे डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, मतलब 2 घंटे के लंबी बात में एक भी वर्ड जो है वो जो राइटर उनको बोल रहे थे वो मिस नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं था कि हम नॉर्मल लोग जो अपने आप को समझते हैं, हमें लगता है कि हम वी आर परफेक्ट, हमें सब कुछ आता है, तो भी अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कई बार हम कोई अगर सामने वाले ने कोई बात आहिस्ता से बोली तो हमारे कान में मिस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 घंटे के लंबे डिस्कशन में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो उनको समझ में नहीं आया या उन्होंने मिस किया। हालांकि उन्होंने मजाक में एक बात बोली कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। उन्होंने एक बात बोली क्या कि भाई जो लोग हैं, इससे समझ में आता है कि जो राइटर है उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। क्यों करती हैं? उनका ये लाइन जो थी, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, और हंसी वो ये बोल के, क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई मैं सिर्फ लिप मूवमेंट नहीं रीड करती, क्योंकि अगर वो सीखती हैं कोई चीज़, वो कहती हैं कि मैं सिर्फ आपके लिप मूवमेंट देख के आपकी बात जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं वो नहीं समझती, बल्कि वो पूरा ही एक आप कह सकते हैं पूरा मिला जुला पैकेज है। आपकी आंखों में क्या चमक है या आपका चेहरा किस तरह के एक्सप्रेशन बना रहा है, ये भी मुझे हेल्प करता है वो बात समझने के लिए जो आप मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये बात वो कहती हैं फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। वो कहती है मेरी स्पीच जो है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे 11 ईयर्स की आयु तक मैं सुन पढ़ बोल पाती थी, राइट। लेकिन ये बात ये एक्सप्लेन नहीं करती कि उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी हेयरिंग खो दी तो उसके बावजूद उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी, या वो जापानीज अगर बोल पाती हैं तो जापानीज भी वो ठीक है पूरी बहुत ज़्यादा वो फ्लुएंसी से नहीं बोल पाती, लेकिन जापानीज उन्होंने कैसे सीखी, क्योंकि उन्होंने जिस दौरान जिस टाइम पीरियड में ये लैंग्वेज सीखी तब तक उनकी हेयरिंग जो है वो जा चुकी थी। ठीक है, नाउ as for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance
flowing into her body. On the wooden platform, she removes the shoe so that the vibration pass through her bare feet and up her leg. अब वो एक बात बोलती हैं, आप यहाँ पे इस लाइन में अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ समझ पाते हैं कि ये अपने म्यूज़िक के बारे में कितना पैशन होगा, आप समझ सकते हैं कितनी दीवानगी, किस हद का जुनून होगा कि वो कहती हैं कि म्यूज़िक अगर मुझे कानों से सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे म्यूज़िक अपने हर बॉडी के पार्ट में, मुझे अपने अंग अंग में म्यूज़िक जो है मुझे छूता है या मुझे महसूस होता है। वो कहती हैं कि वो मेरी हर पार्ट ऑफ माई बॉडी उसके थ्रू वो पोर इन करता है, ठीक है, वो मेरी स्किन को टिंगल करता है, मेरी स्किन पे गुदगुदी सी मचाता है, वो मेरी चीक बोन्स, मतलब जो चीक बोन्स है मेरी, वहाँ इवन मेरे हेयर से वो सीपन करता है मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। उनको ऐसा लगता है जब वो फिंगर टिप्स पे बजाती हैं तो वो स्टिक जो है जिसको पकड़ के वो जाइलोफोन बजाया जाता है, वो कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो फिंगर टिप्स, वो स्टिक से वो म्यूजिक जो है वो मेरे अंदर जाके समा रहा है, राइट। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो परकशनिस्ट हैं, जब वो ड्रम बजाती हैं, जब वो लीन करती हैं ड्रम बजाने के लिए, तो वो कहती हैं कि मैं फील कर पाती हूँ रेसोनेंस को फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो रेसोनेंस, वो जो आवाज़ होती है, वो जो धमक होती है जब आप बजाते हैं, तो वो रेसोनेंस, वो कहती हैं कि मैं अपनी बॉडी में उसका वाइब्रेशन महसूस कर पाती हूँ, मुझे महसूस होता है कि वो मेरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स द शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप्स हर लेग। जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो वो कहती हैं कि वहाँ पे अपने चप्पल या जो भी वो फुटवेयर है उनका वो उतार लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है नंगे पैर जब वो म्यूजिक सुनती हैं तो वो जो परकशन है, जो वाइब्रेशन है, जो धमक है, जो ताल आ रही है, वो उनकी बॉडी में, उनके नंगे पैरों से वो ऊपर की तरफ, उनकी बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ती है और उनकी पूरी बॉडी में भर जाती है। गॉट इट? Not surprisingly, Evelyn delighted her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब आपको एक और चीज़ बताई जाती है कि नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब इस पर कोई हैरान होने की बात नहीं है, जितना हमने उनके बारे में पढ़ा है कि एवलन डिलाइट करती हैं उनके ऑडियंसेस को। जैसे कहा गया कि वो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर परकशनिस्ट हैं पूरी दुनिया में, राइट। दुनिया में अगर आप बात करते हैं तो उनके जैसा म्यूज़िक, उनके जैसा परकशनिस्ट, ऐसा नहीं है कि उनसे जैसा बेहतरीन म्यूजिशियन नहीं हुआ दुनिया में, बट वो व्यक्ति जो सुन नहीं पाता, जिसकी हेयरिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर वो इतना बेहतरीन म्यूज़िक बनाता है तो ये कोई रेगुलर चीज़ नहीं है, रेगुलर फीट नहीं है, राइट। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रिलियंट। और इसी वजह से अगर आप बात करते हैं तो 1991 में उनको बहुत ही प्रेस्टीजियस और कई प्रतिष्ठित अवार्ड उनको मिले हैं, जिसमें से एक प्रतिष्ठित अवार्ड का जिक्र यहाँ पे किया गया है। रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट का अवार्ड जो था उनको दिया गया। सोलोइस्ट मतलब सोलो परफॉर्मर का अवार्ड उनको दिया गया। और मास्टर परकशनिस्ट जो हैं जेम्स ब्लेड, इनके बारे में कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ओ सो ब्यूटिफुली, राइट। वो कहते हैं कि भगवान ने शायद उनसे उनकी सुनने की शक्ति जो है छीन ली, पर भगवान ने उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर कुछ दिया है। ईश्वर ने इन्हें सुनने की शक्ति लेने के बावजूद इन्हें कुछ ऐसा नवाजा है जो शायद हमारे पास भी नहीं है। हम जो म्यूज़िक सुनते हैं वो उसे महसूस करती हैं, उसे जीती हैं, और अगर आप ये कह सकते हैं, और शायद वो हमसे ज़्यादा गहराई से उस म्यूज़िक को महसूस कर पाती हैं, और यही शायद वजह है कि वो इतना खूबसूरत म्यूज़िक जो है वो बनाती हैं और इतना खूबसूरती से वो अपने आप को उस म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस कर पाती हैं, राइट। नाउ Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work, often harder than classical musicians, but the reward are enormous. अब वो क्या कहती हैं, वो कन्फेस करना मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को कि भाई हाँ ऐसा है। नॉर्मली आप कन्फेस करने को बोलते हैं, जैसे कोई कहा जाता है कि आपने अपनी गलती कन्फेस कर ली, मान ली, है ना, आपने एडमिट कर लिया, उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। पर यहाँ पे ये उस नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे उन्होंने माना, एवलिन ने माना कि हाँ वो वर्कaholic है, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वर्कaholic होना मतलब वो इंसान जो कि पैशनेट
पैशनेट है अपने काम को लेकर, ठीक है, उसको हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। वो कहती हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है और बस काम करते जाना है। कई बार जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं शायद मुझसे ज़्यादा काम करती हूँ, उनसे ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन फिर मुझे जो उसके रिवॉर्ड मिलते हैं, जो मुझे उसके बदले में मिलता है, वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत इनॉर्मस होता है। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, right? Something which is very, very immense or very, very big or very rewarding perhaps in this matter. Apart from the regular concert, Evelyn also gives pre-concerts in prison and hospitals. मतलब आपको एक और चीज़ उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल रही है कि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में जाके अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंसेस देती हैं, बल्कि वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। किन के लिए? प्रिजनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो जेल में कैदी हैं, उनके लिए, हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ हैं उनके लिए। तो अगर आपको एक चीज़ पूछी जाए तो आपको एक चीज़ पता चलती है एवलिन के बारे में कि वो ना सिर्फ एक अच्छी म्यूजिशियन है बल्कि कहीं ना कहीं एक बहुत संवेदनशील इंसान भी हैं, राइट? ये चीज़ आपको उनकी इस बात से पता चलती है, ये उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ये एक चीज़ जो है उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। She also gives high priority to classes for young musicians. वो young musicians के लिए भी बहुत काम करती हैं और बहुत उनको अपनी प्रायोरिटी में रखती हैं, बहुत उनको तरजीह देती हैं। Anne Richland of the Beethoven Funds of Deaf Children says, Anne Richland जो कि कहाँ से हैं? Beethoven Fund of Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो इसके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मतलब किन के लिए? उन बच्चों के लिए जो कि आप कह सकते हैं कि ऑडिबल, जिनकी हेयरिंग जो है, जो ऑडिबल उनकी जो स्किल्स हैं, और आप कह सकते हैं कि वो जो जिनकी इम्पेयर्ड हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का वो सोर्स हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो मतलब जो इंसान सुन नहीं पाता, अगर वो कुछ कर पाता है और वो म्यूज़िक बना सकता है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। उनको उसके अंदर, उनके अंदर, बच्चों के अंदर ये एक वो प्रेरणा जगाती हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो बच्चे चाहें और वो ना जा पाएँ, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो बच्चे हासिल करना चाहें और ना हासिल कर पाएँ, ठीक है? सो शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन, बिग टाइम इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। नाउ Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. मतलब जितनी उनकी उम्र है उससे वो इतना ज़्यादा अचीव कर पाई हैं, इतना ज़्यादा अचीव कर चुकी हैं कि जो लोग उनसे उम्र में तकरीबन उनकी उम्र से दुगने होते हैं वो भी शायद उतनी उम्र में, उतने उम्र के पड़ाव तक वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाते जो कि एवलिन ग्लेनी ने अचीव कर लिया है, ठीक है? She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब उन्होंने क्या किया है? जैसे मैंने कहा कि उनकी जो उम्र है, जितना लोग एक उनकी उम्र में के पड़ाव से दुगनी उम्र में जितना लोग हासिल कर पाते हैं वो उन्होंने हासिल कर लिया है। उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली है कि वो लोगों के दिलों को छू पाती हैं। वो ऑब्वियसली अपने म्यूज़िक से वो लोगों को एंटरटेन तो करती ही हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को वो एंटरटेन करती हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने परकशन को ऑर्केस्ट्रा में सामने की जगह दिलाई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में परकशन या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बहुत तरजीह दिलाई, आप कह सकते हैं कि उनको बहुत इंपॉर्टेंस जो है उन्होंने दिलाई, और उन्होंने कहा कि वो बहुत मूविंग हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने की कि उन्होंने इंस्पिरेशन दी, दुनिया भर के लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरित किया, खासकर उन लोगों को जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, और उनको समझाया कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये फीलिंग जो है, ये एम्पथाइज करने की कि इफ़ यू कैन डू इट आई कैन डू इट टू, ये उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया एक म्यूजिशियन के तौर पे, उन्होंने अपना म्यूज़िक जिया और लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने अपने म्यूज़िक से छुआ, उनके दिलों को, उनकी आत्माओं को छुआ और उनको एंटरटेन किया। अब दूसरा नाम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक हमारे खुद के भारतीय इंडियन माइस्ट्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बात म्यूज़िक की हो रही है तो ये भी म्यूज़िक की दुनिया के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं,
और एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं और ऐसे जुड़ जाती हैं कि वो अमर हो जाती हैं, है ना। मतलब अगर आप गाने की बात करते हैं, वोकल की बात करते हैं, तो उसमें लता मंगेशकर का नाम आता है, मोहम्मद रफ़ी का नाम आता है। अगर आपसे बोला जाए कि सितार की बात की जाए तो सितार में आप पंडित रविशंकर का नाम बोलेंगे। अगर तबले में बात की जाए तो आप उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का नाम बोलेंगे। वैसे ही शहनाई का अगर जिक्र हो और बात बिस्मिल्लाह खान की ना हो तो फिर क्या बात हुई, है ना। तो अभी बात हो रही है बिस्मिल्लाह खान की। और शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनको कहा जाता था, नाम उनका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनको कहा जाता है। और आप एक बात जान सकते हैं कि ये बहुत, इनको जितने प्रतिष्ठित अवार्ड इनको मिले, मेरे ख्याल से उसकी तो हम कोई शायद गिनती भी नहीं कर पाएंगे, गणना भी नहीं है हमारे पास। वी कांट इवन start to really evaluate the kind of honors that were conferred upon him, and we are going to study about this great maestro और उनकी जो learning थी and his take on music and what he gave to music and what he took from music. This is what we are going to study today, right? So now let's begin with the chapter explanation, जो कि आपकी बात स्टार्ट होती है एम्परर औरंगजेब की बात से। Now औरंगजेब आप जानते हैं was the one of the last, मतलब उसके बाद खैर जो आए फखरुसियार आए, या उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज़फ़र खान की, तो वो बहुत आप कह सकते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी का बहुत गिरता हुआ दौर था, राइट। लेकिन आखिरी अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एम्परर जो रहे वो औरंगज़ेब माना जाते हैं, जिनको आप कई लोग स्ट्रेंथ के पर्पस से अगर हम बात करते हैं तो दे आर नोन एज ऑलमोस्ट, अगर आप बोलें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द लास्ट रूलिंग मोनार्क, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूलिंग मोनार्क जो थे, लास्ट रूलिंग मोनार्क जो है किसके, मुगल डायनेस्टी के, वो औरंगजेब कहलाते हैं, ठीक है। तो एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था, ही बैन द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। अब औरंगजेब के काफ़ी अगर आप बात करते हैं तो ही हैड अ काइंड ऑफ अ वेरी पिक्यूलियर taste and he had a very peculiar kind of understanding for things। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी and उनके जो कुछ steps थे they were quite off the track actually। और उसमें से एक चीज़ उन्होंने की थी कि उन्होंने पुंगी करके ये जो एक इंस्ट्रूमेंट था इसका बजाना उन्होंने बंद कर दिया था, अपना जो दरबार था वहाँ पे बंद कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी श्रिलिंग सी नॉइज़ उनको लगती थी, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड लगता था, ठीक है। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। और फाइनली पुंगी जो नाम हुआ ये एक बहुत ही जेनरिक सा, एक बड़ा कॉमन सा नाम हो गया किसके लिए, रीडेड नॉइस मेकर्स के लिए, नॉइस मेकर्स, ठीक है, नॉट म्यूजिक मेकर्स, नॉइस मेकर्स, आपको ध्यान रखना होगा, देयर इज अ डिफरेंस। Few had thought that it would one day be revived। कुछ लोगों ने ऐसा माना कि भाई हो सकता है आज का जो दौर है उसमें बैन कर दिया गया है, लेकिन कभी एक वक्त आएगा जब इसको रिवाइव किया जाएगा। द बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। द बार्बर मतलब जो वहाँ पे जो बाल संवारने का काम करते थे रॉयल कोर्ट में, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार से आते थे, उन्होंने ये पीड़ा जो है अपने ऊपर उठाया कि वो जो एक श्रिलिंग सी नॉइज़ है, या जिसको आप कहते हैं कि रीड नॉइस मेकर कहलाती थी पुंगी, उसको उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी टोनल क्वालिटी, या इसकी जो एक आप कह सकते हैं कि इसकी जो टोन है, जो श्रिलिंग वॉइस है, उसको मैं एक मीठी सी आवाज़ में तब्दील करूँगा। ऑलराइट। He chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक लंबा सा पाइप जैसा चुना, ठीक है, और उसमें नेचुरल होलो स्टेम थी। मतलब पाइप मतलब आप एक समझ सकते हैं, पुंगी मतलब क्या, आपने पुंगी आपको समझ में आ गया, वैसे ही एक पुंगी जैसी ही थी, नेचुरल होलो पाइप था जो कि अंदर से बिल्कुल होलो था। उसमें उन्होंने क्या किया, और उसकी स्टेम जो थी वो थोड़ी सी लंबी थी और थोड़ी सी चौड़ी थी, ठीक है, पुंगी से, और उसमें 7 होल्स किए उन्होंने ऊपर। आपने बांसुरी में देखा होगा जैसे, वैसे ही उन्होंने उसके ऊपर 7 होल्स किए और उसकी बॉडी ऑफ द पाइप पे, उस पे when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious music were produced। बाद में जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, आपने बांसुरी वादकों को देखा होगा, पंडित चौरसिया की आपने बांसुरी सुनी होगी, तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि हरिप्रसाद चौरसिया जब वो बांसुरी बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो होल बने हुए हैं वो विंड पाइप पर, उस पर उंगलियाँ जिस तरह से रखी जाती हैं, चलाई जाती हैं, उससे अलग अलग म्यूज़िक जो है वो निकलता है, और वही आप कह सकते हैं कि टोनल म्यूज़िक जो है वो उसको म्यूज़िक
को उसका रस, उसकी मेलोडी देता है। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने क्या की, वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि वो उसको थोड़ा सा जो म्यूज़िक है वो उसका ठीक करेंगे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन परिवार से थे, तो उन्होंने ये बीड़ा अपने ऊपर लिया कि मैं जो इसकी आवाज़ है, जो श्रिलिंग नॉइज़ है, इसको मैं मिठास में तब्दील करूँगा। और उन्होंने एक पाइप लिया जिसमें उन्होंने 7 होल किए और 7 होल के साथ उन्होंने बजाना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया, उनके जो उंगलियों की जो आप कह सकते हैं कि मूवमेंट था, जो उस होल पे पड़ रही थी या हट रही थी, उससे के साथ एक म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस हुआ, एक म्यूज़िक जो है वो रिक्रिएट हुआ, और वो बहुत ही, इट वॉज वेरी मेलोडियस टू द ईयर्स। नाउ ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने उन्हें क्या किया, वो गए और उन्होंने दरबार में, औरंगजेब का जो दरबार था वहाँ जाके उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है, नया इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है, मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ। उन्होंने प्ले किया और बहुत जितने लोग थे दरबार में, जितने लोग थे कोर्ट में, जितने लोग प्रेजेंट थे, एवरीबडी गॉट everybody got kind of a goosebumps कहा जाता है कि वो सुन के, ठीक है। and they were not only impressed, they got a goosebump means जैसे ये हम रोंगटे खड़े होना जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह की बात हुई। तो इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name। तो अब ये हुआ भाई कि इसको पुंगी तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि पुंगी से तो बहुत डिफरेंट था, बना वैसे ही था, विंड इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको कोई नई नाम या नया नाम देना बहुत अनिवार्य हो गया। तो क्या नाम हुआ, अब स्टोरी गोज, since it was the first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named Shehnai। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि पहली बार इसको कहा गया कि भाई अब इसका कोई नया नाम रखते हैं, और कहा गया कि भाई क्योंकि शाह के चेंबर में या शाह के दरबार में पहली बार इसको बजाया गया था। शाह मतलब कौन, रॉयल्टी, उनके दरबार में पहली बार बजाया गया था, और बार्बर ने बजाया था, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वर्निकुलर लैंग्वेज में नाई बोलते हैं। तो वो शाह के दरबार में बजाई गई थी और नाई ने बजाई थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको शहनाई कैसे बजी या कहाँ से बजना शुरू हुई या किसने सबसे पहले बजाई थी या बनाई थी, उसके बारे में आपको पता चला। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बदलती चली गई। उसके बाद बहुत सालों तक फिर वो शहनाई जो है एक तरह से दरबारों में बजने लगी, बहुत सारे लोग जो हैं, और उसको एक साउंड जो है उसका इतना प्लेजेंट था, इतना म्यूजिकल, इतना मेलोडियस था, इतना मीठा था कि वो उसको बड़े ऑस्पिशियस ओकेजन में लोग बजाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एंड फॉर दिस रीजन इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। आज की तारीख में भी ये बहुत हैरानी की बात है, अगर आप इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो ये एक शाह के दरबार से, एक मुसलमान रूलर के दरबार से शुरू हुई, और आज भी मंदिरों में सबसे ज़्यादा शहनाई जो है वो बजाई जाती है। राइट, तो ये आप एक भारत की खूबसूरती कह सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सेक्युलरिज्म या हमारी यूनिफिकेशन की आप एक बहुत बड़ी पहचान के तौर पे शहनाई को जाना जाता है। ठीक है, और आज भी नॉर्थ इंडियन शादियों में शहनाई जो है वो बजती है। आपने सुना होगा कि पहले तो बाकायदा लोग बाहर पोडियम बना के या मंच बना के शहनाई, जहाँ बारातियों का स्वागत होता है वहाँ पे शहनाई बजाई जाती थी, आज भी होता है। आज भी ट्रेडिशनल अगर आप वेडिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको शहनाई वादक जरूर मिलेंगे। ठीक है, इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at royal courts। पहले क्या होता था, पहले अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, नौबत में ये ट्रेडिशनल ensemble माना जाता था 9 इंस्ट्रूमेंट का, जो कि कहाँ पाए जाते थे, रॉयल कोर्ट्स में। ठीक है, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब शुरुआत में इसको जैसे कोर्ट्स में बजाया गया या रॉयल कोर्ट में, तो शुरुआती कई सालों तक, कई दशकों तक, बल्कि जनरेशन अगर हम गिने तो तब तक ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ रॉयल कोर्ट्स में या मंदिरों में या फिर शादियों में या विवाह कोई ऐसा संपन्न होता था या कोई ऐसे कोई काज होता था तो वहीं बजाया जाता था। मतलब इसको एक पब्लिक गैदरिंग में बजाया जाता था जहाँ पे कुछ इस तरह का ऑस्पिशियस ओकेजन हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसको एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेज पे बजाने का श्रेय अगर हम किसी को दे सकते हैं तो उसमें नाम आता है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सेकंड म्यूजिक माइस्ट्रो हैं हमारे चैप्टर के, और जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है और जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह
खान। ठीक है, जैसा आपको इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म जो था वो उड़ीसा में हुआ था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ। वाराणसी में जाके उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की, अपनी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत उन्होंने वाराणसी में की, बनारस में, और वहीं पर उनका जो आप कह सकते हैं कि इनका निधन जो है वो कार्डियक अरेस्ट से हुआ 2006 में। उससे पहले कहा जाता है कि इनकी एक बहुत तमन्ना थी, बहुत जिसको आप कहते हैं ना, बहुत मन की कोई इच्छा थी कि वो इंडिया गेट पे, जहाँ पे हमारे जो मार्टियर्स हैं, हमारे जो शहीद हैं, उनको शहादत देने के लिए वहाँ पे वो शहनाई बजाना चाहते थे, लेकिन वो हो ना सका। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। As a 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. मतलब इनकी बचपन की कहानी आप जब सुनते हैं तो 5 वर्ष के छोटे सा एक लड़का क्या करता था, बिस्मिल्लाह खान नाम था, गिल्ली डंडा खेला करता था। कहाँ पे? एक बिहार में एक एंशिएंट स्टेट था, किसका? दुमराव का, बिहार में। जैसे आपको मालूम है ये उस टाइम की बात है जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या करता था, गिल्ली डंडा खेला करता था, जैसे उस समय के सारे बच्चे खेलते थे। और ये रेगुलरली वहाँ के जो एक पास में एक बिहार जी टेम्पल था, वहाँ पे जाके उनकी आवाज़ अच्छी थी तो गाना गाया करते थे। बिहार जी का भोजपुरी का एक चैता ये गा के सुनाया करते थे। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो महाराज थे, वहाँ के दुमराव के जो महाराज थे, वो खुश होके एक आप कह सकते हैं कि लास्ट में जब हो जाता था, जब अपना गाना अपना ख़त्म करते थे, तो उसके बाद एक इनाम के तौर पे उनको 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। और वो लड्डू की लालच में या लड्डू के खाने के शौक में वो 5 साल का बच्चा जो है वहाँ जाते थे और वो गाना सुनाते थे। और वहाँ से आप ये जर्नी जो शुरू हुई, म्यूज़िकल जर्नी जो शुरू हुई, तो फिर ये वाराणसी पहुँची। वाराणसी से पहुँचकर ये पूरी दुनिया में छा गई। कैसे छा गई? आई अपने चाचा के साथ वाराणसी गए थे और वहाँ से फिर कभी रुके नहीं। मतलब म्यूज़िकल जर्नी जो है, जो शुरुआत हुई एक बार, तो फिर वो कभी उन्होंने पलट के नहीं देखा। कितने ऑनर्स इनको मिले हैं, जैसा मैंने कहा कि इसको तो हम शायद इसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो अगर आप 4 मेजर सिविलियन ऑनर्स हम मानते हैं, जिसमें हम भारत रत्न सर्वोच्च हमारे यहाँ आपको मालूम है कि सिविलियन ऑनर माना जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब तो इनसे को नवाजा ही गया था। इनके नाम पे एक जो सबसे बहुत ख़ास चीज़ दर्ज है वो ये है कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब हमें हमारी आज़ादी मिली, तो रेड फोर्ट पे शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाया गया था, उस समय के प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आपको मालूम है कि बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पे, लाल किले पे जब भारत का तिरंगा लहराया जा रहा था सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को, उस दिन आप ये एक कह सकते हैं कि उनको ऑनर जो है, जो एकदम एक्सेप्शनल ऑनर है शहनाई वादन का, वो उनको मिला था। ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं भारत रत्न की बात करूं तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये तीसरे म्यूजिशियन माने जाते हैं सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर जी के अलावा, जिनको आप कह सकते हैं कि जिनको सबसे ऊंचे सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो इंडियन सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया है। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to the well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Payghambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. मतलब इनका जो ख़ानदानी पेशा आप कह सकते हैं वो शहनाई वादकों का रहा है, या परिवार जो है वो पूरा का पूरा म्यूज़िक से या शहनाई से जुड़ा हुआ रहा। इनका जन्म 1916 में हुआ, जैसे मैंने कहा उड़ीसा में हुआ। उस ज़माने में एक्चुअली जो आज के टाइम का अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि इंडिया का नक्शा आप बनाते हैं, आपको उड़ीसा और बंगाल और बिहार आपको अलग दिखता है, ये एक्चुअली उस टाइम पे जब आप बात करते हैं तो एक ही उसमें प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा हुआ करता था जब आप बात करते हैं ब्रिटिश समय की। ठीक है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे, कहाँ के? भोजपुर के राजा के दरबार के। इनके पिता जो थे पैगंबर बख्श, वो और उनकी जो पैटर्नल ख़ानदान था, जैसे मैंने कहा कि वो अपने चाचा के साथ जो है वाराणसी गए, तो वो भी बहुत महान और बहुत अच्छे शहनाई वादक थे।
अब इसमें एक और चीज़ है कि इनका पैटर्नल परिवार तो था ही, लेकिन इनकी माँ की साइड का जो परिवार था वो भी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट ये अपने चाचा के साथ गए थे, लेकिन ये बाद में जो मतलब शुरुआत के तौर पे जैसे मैंने कहा कि अपने चाचा के साथ ये बनारस गए, लेकिन बेसिकली इनका जो ननिहाल था वो भी वहीं पे था, मतलब वो भी वाराणसी में था। और ये अपनी माँ के साथ भी आगे बनारस गए और वहाँ पे अपने मामा के साथ भी इन्होंने परफॉर्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि इनके दोनों ही तरफ का जो परिवार था, पैटर्नल एंड मैटरनल फैमिली, है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं नाना के साइड का परिवार और दादा के साइड का परिवार, मतलब दादा के साइड के परिवार को हम क्या बोलते हैं पैटर्नल साइड ऑफ फैमिली, नाना के साइड का हम बोलते हैं मैटरनल साइड ऑफ फैमिली, मतलब माता पिता के साइड का, ठीक है। तो दोनों ही इनके मैटरनल अंकल एंड पैटर्नल अंकल बोथ वर इनटू म्यूजिक। अब इसमें हम आगे की स्टोरी पढ़ लेते हैं। यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब क्या कि जो ये लड़का था, छोटा सा लड़का, जाहिर सी बात है जिसके परिवार में म्यूजिक है, जिसके खून में म्यूजिक है, उसने बहुत जल्दी म्यूजिक की जो शिक्षा है वो प्रारंभ कर दी, ठीक है। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में हिज मदर टुक हिम टू हिज मटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस। जैसे मैंने कहा कि उनकी माँ का जो मायका था या उनका जो मैटरनल हाउस था वो वाराणसी में था, बनारस में। बिस्मिल्लाह 3 साल की उम्र में छोटे से बिस्मिल्लाह जो थे वो बहुत फैसिनेट हुए और उन्होंने अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखी शहनाई, ठीक है। उनके परिवार में जैसे मैंने कहा कि दोनों ही तरफ से उनके परिवार में शहनाई वादक का वादन बहुत, एक आप कह सकते हैं एक रिवायत थी वहाँ पे शहनाई बजाने की उनके ख़ानदान में, ठीक है। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। अली बख्श को वो अकम्पनी करने लगे, कहाँ पे, वो विष्णु टेम्पल में, बनारस के विष्णु टेम्पल में, बहुत प्रसिद्ध विष्णु टेम्पल है वहाँ पे, जहाँ पे बख्श को एम्प्लॉय किया गया था किसके लिए, शहनाई बजाने के लिए, ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो छोटे से बिस्मिल्लाह थे 3 साल के और वो अपने मामा के साथ जाया करते थे और वहाँ पे वो देखते थे कि विष्णु टेम्पल जो था वहाँ का, बनारस का, वहाँ पे उनको शहनाई के बजाने के लिए रखा गया था, शहनाई वादक का काम करते थे। तो वहाँ पे छोटा सा बिस्मिल्लाह साथ में उनके जाता था और वो बैठ के घंटों उनको शहनाई बजाते हुए देखता था और उनको कोई बोलता था कि भाई घर जाओ या अम्मी इंतज़ार कर रही हैं या तुम क्या इतनी देर तक बैठे हो, तो वो घर नहीं जाता था, वो हिलता भी नहीं था वहाँ से। वो इतना कैप्टिवेटेड रहता था, इतना एंथ्रॉल्ड रहता था उस शहनाई के म्यूज़िक से कि वो, जैसे वो कहते थे, बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो और मुझे हिलने नहीं दिया जा रहा वहाँ से, मैं इस तरह से वहाँ पे खड़ा रहता था या बैठा रहता था वो शहनाई सुनने के लिए। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ा कि he would sit all day through, वो पूरे पूरे दिन बैठ के वो म्यूज़िक जो है, वो शहनाई जो है वो बजाते थे और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हाथ में ही रहा करता था उनके। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनका और शहनाई का एक ऐसा वास्ता हो गया था कि वो मतलब उनके हाथ से फिर एक टाइम आ गया जब शहनाई छूटती ही नहीं थी, वो पूरे पूरे दिन शहनाई पकड़ के और उसको बजाते थे और वो बैठे रहते थे। उन्होंने अपने लेसन्स जो हैं वो उन्होंने अपनी पारंगत शिक्षा जो है वो शुरुआत की, उसको उन्होंने बाकायदा उन्होंने सीखना जो है वो ट्रेडिशनली सीखना स्टार्ट किया। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya in the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक जब उन्होंने सीखना चालू किया तो बनारस में क्या होता था कि गंगा मैया के बगल में जाके, गंगा मैया मतलब we are talking about the river Ganges, of course you know, holy river Ganges, वहाँ पे बैठकर, और अगर आप बात करते हैं तो बालाजी का मंदिर था वहाँ पे और मंगला मैया का मंदिर था, वहाँ बैठकर वो घंटों जो बच्चा है वो प्रैक्टिस किया करता था। वो उसका फेवरेट स्पॉट था कोई चीज़ प्रैक्टिस करने का। जैसे आपका हमारा कोई एक फेवरेट जगह होती है ना कि भाई पढ़ाई करते हैं तो हम यहीं बैठ के करते हैं, वैसे ही वो रियाज करते थे जब, तो वो वहीं पे बैठ के गंगा किनारे रियाज किया करते थे। और अगर आप बात करते हैं तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उनको प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब उनको सुकून से, शांति से वहाँ बैठ के वो घंटों रियाज किया करते थे, ठीक है। दी फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स एंड वो अर्लियर कस्टर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और कहा जाता है कि उन्होंने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की, उन्होंने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे राग, कुछ ऐसे टोन्स शहनाई में ऐड किए जो जाने ही नहीं जाते थे पहले। और कहा जाता है कि वो जब गंगा किनारे बैठ के रियाज करते थे और जब वो शहनाई बजाते थे तो वो ये बोलते हैं, उन्होंने बात बोली है, उन्होंने कन्फेस किया है कि जो गंगा का जो पानी था, जो फ्लो था, जो रवानी थी नदी की, वो उनको इन्फ्लुएंस करती थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। वो उनको जो जो आवाज़ थी, एक पानी की जो थाप
छाप होती है, एक आवाज़ थी, वो उनको इन्फ्लुएंस करती थी और उन्होंने उसकी वजह से बहुत अपनी जो रियाज है उसको इम्प्रोवाइज़ किया, उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उसको इम्प्रोवाइज़ किया और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उन्होंने कुछ नए नए ऐसे राग इन्वेंट किए। उन्होंने डिस्कवर करना किसको कहते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी एक चीज़ होती है जो कि आपने कोई चीज़ है और आपने उसको खोजा, ठीक है। इन्वेंशन होती है कोई चीज़ है और आपने उसको नई तरह से आपने किसी चीज़ को आपने बनाया, ठीक है। तो उन्होंने नए नए राग्स जो हैं वो बनाए जो कि सोचे ही नहीं जा सकते थे कि शहनाई में बजाए जा सकते हैं या वो रीम ऑफ शहनाई के बाहर थे। मतलब अगर आप एक बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का एक रीम होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट रीम इट मीन्स REALM, रीम, ठीक है। तो मतलब इसके दायरे के, शहनाई के दायरे के बाहर के समझे जाते थे, ऐसे राग उन्होंने बनाए, ठीक है। उन्होंने ऐसे राग इन्वेंट किए, डिस्कवर नहीं किए, बनाए, इन्वेंट किए। नाउ एट द एज ऑफ 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. अब आप देखिए, वन थिंग लीड्स टू द अदर, है ना। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट वन थिंग, वन स्टेप लीड्स टू द अदर, या वन रोड ऑफन लीड्स टू द अदर रोड, है ना। ये आप कहावतें आप कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही साबित हो रही थी। बिकॉज 14 साल के वर्ष में, 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह ने कहाँ किसको अकम्पनी किया? अपने अंकल को उन्होंने अकम्पनी किया। कहाँ? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। उनका रिसाइटल, रिसाइटल क्या होता है? जब म्यूज़िकल प्लेयर्स या म्यूज़िकल माइस्ट्रोज अपनी पेशकश देते हैं स्टेज पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसाइटल कहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना रिसाइटल दिया तो एक और बहुत बड़ा दिग्गज नाम, एक बहुत बड़ा नाम म्यूज़िक के क्षेत्र में, उस्ताद फैयाज खान ने उनके जो छोटा सा लड़का था उसके सराहना के तौर पे पैट किया उसके यंग बॉयज बैक। पैट करना मीन्स व्हेन यू पैट somebody's back, it means that you are encouraging somebody and you are actually saying that his work was really good, right? So he patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. उन्होंने क्या कहा उनसे? उन्होंने कहा कि मेहनत करते जाओ, बहुत वर्क हार्ड करो और एक दिन तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। You shall make it मतलब एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, ठीक है, बन सकते हो। शैल का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, विल होता, तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि बनोगे ही। तो उन्होंने कहा कि तुम मेहनत करते जाओ और एक दिन तुम बहुत बड़े बन सकते हो, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, अब जैसा मैंने कहा कि वन वे लीड टू द अदर, ये यहाँ से शुरुआत तो हो गई थी 3 साल की उम्र में, फिर 5 साल की उम्र में, फिर गंगा किनारे बैठ के, फिर ऑल इंडिया रेडियो का सफ़र जो है वो वहीं से शुरू हुआ एक बच्चे का 14 साल की उम्र में रिसाइटल के बाद। वहाँ पे एक जो टर्निंग पॉइंट था, समथिंग which can be considered as a turning point was ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो कि हुई 1938 में, जब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह को अपना बिगेस्ट ब्रेक मिला और वो एक बहुत ही जानी मानी, ऑफन हर्ड, मतलब जिसको बहुत आम तौर पे जिसके रिसाइटल्स होते थे या जिनकी जो आवाज़ सुनी जा सकती थी, ऑफन हर्ड मतलब बहुत आसानी से या अक्सर सुनने वाली आवाज़ जो है, शहनाई प्लेयर जो है वो रेडियो में बन गए। नाउ when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड ऑनर उनको मिला था कि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पर्सनली उनको इनवाइट किया था, पर्सनली उनको न्योता दिया था कि आप आइए और भारत को जिस दिन इंडिपेंडेंस मिलेगी उस शाम को 15 अगस्त की ऐतिहासिक शाम को आप आके अपनी शहनाई से लोगों को संबोधित कीजिए। तो उन्होंने क्या किया? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय बने, पहले इंडियन म्यूज़िक माइस्ट्रो बने जिन्होंने लोगों को, देश को पहली बार ग्रीट किया अपनी शहनाई की आवाज़ से। और उसमें उन्होंने कहा जाता है कि वो कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी का, उनसे जब पूछा गया कि उनको बहुत बड़े बड़े ऑनर मिले और उनसे कहा गया कि वो जो दिन था वो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी आत्मा या मेरा पूरा दिल जो है मैंने निकाल के रख दिया था। क्योंकि आप एक समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत की में आज़ादी मिली हो, जिसको 200 साल की लड़ाई के बाद जिस देश को आज़ादी मिली, वहाँ पर उस मोमेंट पे, उस क्षण पे परफॉर्म करना
कैसा अनुभव रहा होगा, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद जब उन्होंने ये शहनाई वादक के बाद और बाकी सारे जो प्रोसीडिंग्स थे उसके बाद उसी दिन में आप कह सकते हैं कि रात को जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी, मिडनाइट को, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच, जो कि बहुत फेमस इंडिपेंडेंस स्पीच मानी जाती है। Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. ठीक है, मतलब ये तो एक एनेक्डोट्स दिए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी म्यूज़िक के ज़रिए, अपनी शहनाई के ज़रिए बड़े बड़े लोगों के दिल जीते। चाहे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जब वो पहली बार अफ़गानिस्तान गए थे तो वहाँ के जो राजा थे किंग ज़ाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी शहनाई से, माइस्ट्रो की शहनाई से, कि उन्होंने वहाँ के बहुत महंगे महंगे पर्शियन कार्पेट और सूवेनियर्स, मतलब किसको बोलते हैं आप, सूवेनियर्स मतलब निशानी के तौर पर जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको हम सूवेनियर्स बोलते हैं, सूवेनियर्स दिए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो विजय भट्ट जो कि एक डायरेक्टर थे फिल्म के, वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने तो इनकी शहनाई के ऊपर एक फिल्म का टाइटल रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे जो मैक्सिमम अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स आपको मैंने बताया कि सिविलियन ऑनर्स तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जिसको मिल गया उससे बड़ा तो क्या ही है। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हमारे यहाँ, केरला के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश का तानसेन अवार्ड जो माना जाता है, क्योंकि तानसेन ग्वालियर से थे मध्य प्रदेश में, तो उनके नाम पे अवार्ड है, म्यूजिक का अवार्ड माना जाता है जो तानसेन के नाम पे दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार देती है, उससे उनको नवाजा गया। बहुत सारी उनको डॉक्टरेट उपाधियां दी गई, खासकर जो एक दो नाम निकल के आते हैं वो शांति निकेतन के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निकल के आते हैं। ठीक है, द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be the nationwide chart buster। मतलब ये क्या है, जब गूंज उठी शहनाई फिल्म आई तो उसमें एक गाना जो है उन्होंने कंपोज किया था जिसमें दिल का खिलौना टूट गया, वो चार्ट बस्टर बनी। मतलब चार्ट बस्टर मतलब जिसने अपने जो चार्ट्स होते हैं ना, टॉप मोस्ट जो गाने हैं, या उस टाइम पे बिनाका गीत माला चलती थी, ठीक है, तो उसमें बिनाका गीत माला में सर्वश्रेष्ठ चोटी पे वो गाना पहुंचा था। ठीक है, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द म्यूजिक फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना। उन्होंने उनका ये इसके बाद भी कि वो चार्ट बस्टर रहा, उसके बावजूद उन्होंने फिल्मी संगीत में में वो जाके ज़्यादा नहीं जुड़े। मतलब जैसे अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं म्यूज़िकल, क्लासिकल म्यूज़िकल जो जीनियस हैं, माइस्ट्रोज हैं, वो म्यूज़िकल फिल्मी गानों से या बॉलीवुड से या म्यूज़िक से जुड़ गए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बिस्मिल्लाह खान ने 2 ही फिल्मों में किया, एक सनादी अपना जो कि कन्नड़ा मूवी थी और एक जो थी जैसे गूंज उठी शहनाई, उसमें उन्होंने दिया। आई जस्ट कैन कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल and glamour of the film world, he says with emphasis। और ये बात उन्होंने कही, उन्होंने ये एक कोटेशन कहा कि भाई मैं बड़ा सीधा सच्चा सा आदमी था, मैं जो ग्लैमर और ग्लिट्स और आर्टिफिशियलिटी है, जो बनावटी दुनिया है जो दिखाई जाती है फिल्मों की, मैं उसमें फिट नहीं बैठ पाया। ठीक है, ये उनकी एक आप कह सकते हैं कोटेशन है। Now, award recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Film Festival and the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that the auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका जो नाम है वो किस कदर फेमस है या किस कदर उनका नाम है पूरी दुनिया में, कि उनको ना सिर्फ लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया, उनको कांस फिल्म फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने अपनी शहनाई से की गूंज से वो पूरे जितने भी उत्साह थे, जितने भी समारोह थे, उसको उन्होंने उस पर उन्होंने 4 चांद लगाए। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उनके नाम पर इंटरनेशनली तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो उनके नाम पर, जिसका नाम रखा गया है। Now, national awards like Padma Shri and Padma Bhushan were conferred to him. In
1. Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian honor, civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने क्या कहा? 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड किया गया भारत का सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। और कोविटेड अवार्ड मतलब जो कि सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जब उनकी चेस्ट पे उसको लगाया गया, जब उनकी चेस्ट पे उनको पहनाया गया, यहाँ पे जब भारत रत्न पहनाया गया, भारत रत्न आपने, आई एम श्योर आपने देखा होगा, भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार में पे लिखा होता है भारत रत्न, वो जब उनको पहनाया गया तो उन्होंने उनकी आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, मतलब वो ऐसी खुशी थी जो छोटी मोटी चीज़ों में शायद हमें नहीं मिलती, वो ऐसी खुशी थी, वो ऐसा ऑनर था जो बहुत बड़ा था। तो उस पर उन्होंने कहा था, उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है ये, और आज की डेट में तो वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भी हमारे यहाँ हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहा है। But Khan Sahab asked if he would be able to transport river Ganga as well. Later he has remembered, but Khan Sahab asked if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I'm in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. When in Mumbai, I think of only Banaras and holy Ganga, and while in Banaras, I miss unique matha of दमराव। मतलब उनको बेसिकली अपनी ज़मीन से बहुत जुड़े हुए थे। उनसे कई बार उनको ये ऑफ़र मिले कि वो बनारस छोड़ के कहीं और चले जाएं या हिंदुस्तान से बाहर जाके बस जाएं, और उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू ब्लड पैट्रियट थे। उसके अलावा अगर आप उनसे बोलते थे या उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप अपना म्यूज़िक किसको देते हैं, तो वो नाथ को समर्पित करते थे। नाथ मतलब शिव जी को वो समर्पित करते थे अपना म्यूज़िक, और कहते थे कि मैं किसी को भी कुछ सिखाने के उसके योग्य नहीं हूँ, मुझे जो भी मिला है वो नाथ से मिला है, मतलब शिव जी से मिला है। तो वो बहुत अपने म्यूजिक को उनको देते थे। डिवाउट मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद मंदिरों में वो म्यूजिक बजाते थे, शहनाई बजाते थे, और अपना म्यूजिक जो है वो समर्पित करते थे किसको? शिव भगवान को। और उनकी आराधना, वो मानते थे कि वो आराधना जो है शिव की वजह से जो है, वो नाथ की वजह से जो है उनको उनके म्यूजिक को वो तेज मिला है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन टॉलरेंट इंडिया का या आप बात कर सकते हैं सेक्युलर इंडिया के वो बहुत बड़े आप कह सकते हैं एक एपिटोम थे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. जैसे मैंने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, रच कल्चरल हेरिटेज भारत का, जो कि एक एक्सेप्ट करता है एक डिवाउट मुस्लिम को जो कि नेचुरली शहनाई प्ले करते थे। हर सुबह उनकी जो थी वो शहनाई से होती थी। काशी विश्वनाथ में अगर आप बात करते हैं मंदिर में वो अपनी शहनाई बजाया करते थे, और कहा जाता था कि बनारस की सुबह जो है वो तब तक नहीं होती जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आप बात कर सकते हैं कि ये अब हम एक जनरल बात कर रहे हैं। हमने दोनों चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अब आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। एक मोटे तौर पे जो थीमेटिक स्टडी है वो मैं आपको बता दूं कि एवलिन ग्लेनी की अगर हम बात करते हैं साउंड ऑफ म्यूज़िक, साउंड विदाउट हेयरिंग इट, ठीक है, ये उनका हमने एक पार्ट पढ़ा है कि भाई सबसे पहला जो पार्ट था हमने वो पढ़ा कि किस तरह से एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती थी उसे किस तरह म्यूज़िक को अपने जीवन जो है समर्पित कर दिया, एंड किस तरह से उसने कभी अपने इम्पेयरमेंट को या अपने हैंडीकैप को कभी रास्ते में नहीं आने दिया। और दूसरी कहानी हमने पढ़ी बिस्मिल्लाह खान साहब की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की, कि किस तरह से म्यूज़िक जो है वो सारे बंधन, सारे सामाजिक दायरे जो है तोड़ के भी उभरता है, और अपने आप को अगर जुनून हो म्यूज़िक के लिए तो वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो ये चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वो डील विद एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक एंड द लेजेंडरी म्यूजिशियंस हु achieved excellence in their respective field, and excellence and that too par excellence in their respective field of music. Alright, तो हम 2 maestros की लाइफ हमने डिस्कस की है पार्ट 1 में. This part is about the famous multi-percussionist Evelyn Glen
एवलिन ग्लेनी की अगर हम बात करते हैं तो ये became the deaf at the young age. However, she worked hard to learn music and became one of the world's most famous multi-percussionists. She has won many awards. She is a role model for the handicapped people. She was honored with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. ये हमने एक जनरल चीज़ें बोली हैं. अगर आपको इसको मैंने ये इसलिए लिख दिया है यहाँ पे कि समझ तो हमने लिया है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना हो किसी को तो ये बहुत आसान शब्दों में आप इनके बारे में समराइज कर सकते हैं. राइट? ओके और इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में जैसे कि हमने पहले में जनरल एक जैसे लाइफ स्केच अगर आपसे कोई पूछता है, ओवरऑल जो उनका स्केच अगर कोई पूछता है तो उस पर हमने डिस्कशन किया, वो हमें समझ में आ गया एवलिन ग्लेनी का. ठीक है, उसी अगर उसमें बात हम करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शहनाई उफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में. अब शहनाई उफ बिस्मिल्लाह खान ये ऑब्वियसली दोनों माइस्ट्रोज हैं, म्यूजिकल माइस्ट्रोज हैं. इतनी लंबी उनका जर्नी रही है, इतनी लंबा उनका सफ़र रहा है कि हम हर माइलस्टोन के बारे में जिक्र नहीं कर सकते. यहाँ पे हम संक्षिप्त में या आप कह सकते हैं शॉर्ट में या ब्रीफ में हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि गिव द लाइफ स्केच और गिव द ओवरऑल आइडिया अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान या व्हाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज साउंड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. ये चीज़ हमारी यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, बाकी चैप्टर हम पूरे क्लैरिटी में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट अस स्टडी दिस. दिस इज अ पार्ट अबाउट रिनाउंड शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान. यहाँ पे आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी कर सकते हैं इसको, जो कि उनको जाना जाता था उस्ताद के नाम से. ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उस्ताद का मतलब क्या होता है? उस्ताद का मतलब होता है टीचर या जो गुरु होता है उसको हम उस्ताद कहते हैं. ठीक है, नाउ ही बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. ही प्रैक्टिस्ड हार्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन रिवर ऑफ द रिवर गंगा भी कर सकते हैं यहाँ पे, रिवर गंगा, या फिर अगर आप चाहें तो उसको आप गैंजेस भी लिख सकते हैं. बट गैंजेस एक्चुअली उसका जो भाव है, जो रिवर गंगा की जो होलीनेस का भाव है, वो होली गैंजेस में उतना नहीं आता, लेकिन अगर आप गैंजेस लिखना चाहते हैं सो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. ठीक है, ही प्रैक्टिस हार्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन बनारस एंड इन्वेंटेड राग्स दैट वर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. या यहाँ पे रेंज ऑफ शहनाई भी लिख सकते हैं आप, या फिर जैसे मैंने आपको कहा था रीम ऑफ शहनाई भी लिख सकते हैं. ठीक है, बनारस को आप यहाँ पे वाराणसी भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, ही प्लेड द शहनाई ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नेशनल फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, क्योंकि ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन था और जिसको वो अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन कंसिडर करते थे. ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001. अब ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीट है. ठीक है, बाकी जो ऑनर उनको मिले वो सब कुछ फीके पड़ जाते हैं जब आप भारत रत्न की करते हैं तो. ठीक है, तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे स्पेशली इसको ऐड ऑन किया है. ऑफ कोर्स आपको और भी डिटेल्स मालूम है, आप इसमें डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है आपसे, कितने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है, तो उस हिसाब से आप उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं. गॉट इट क्लियरली? नाउ ग्लोसरी क्या है इसकी? रश आर. अब मैं आपको ये बता दूं कि हम वो बात कर रहे हैं कि जिनकी आपको रश आवर की बात की जा रही है, यूजुअल आवर्स ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, रश आवर. अब जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है मैं उसमें आपको ग्लॉसरी बता रही हूँ. रश आवर हम किसको कहते हैं? यूजुअल आवर्स ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. जॉसल किसको कहते हैं? पुश रफली, किसी चीज को रफली जब आप पुश करते हो. डॉन्टिंग हम कहते हैं किसी चैलेंजिंग चीज को. प्रोफाउंडली हम कहते हैं कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से. ठीक है, डिटोरिएटेड स्टार्टेड टू बिकम पुअरर, मतलब डिटोरिएटेड का मतलब है जब हम कहते हैं कोई चीज डिटोरिएट हुई मतलब वो गिरना चालू हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो कंडीशन है वो नीचे की तरफ जाने लग गई. परस्यू टू कैरी ऑन विथ वंस इंटरेस्ट इन समथिंग. परकशनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज द तबला और ड्रम एटसेट्रा. जैसे मैंने आपको कहा था कि बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम, तबला, ढोलक, इनको हम परकशन बोलते हैं. ठीक है, बोंगो तो परकशनिस्ट है. उसके अलावा शेयर मतलब ग्रेट. ठीक है, शेयर ग्रिट इज द टर्म जो कि साथ में यूज किया जाता है. शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर ग्रिट, तो मतलब ग्रेट मतलब बहुत शुद्ध, या ग्रेट मतलब महानतम उसका जो लेवल है उसकी बात की जा रही है. सॉट आफ्टर मतलब जिसको सबसे ज्यादा, सॉट आफ्टर में आपको समझाया ही था मैंने, जिसको लोग सबसे ज्यादा चाहते हो, या सॉट आफ्टर मतलब जिसके सबसे ज्यादा डिमांड हो. ठीक है, उसको हम सॉट आफ्टर कहते हैं. इंट्रीगिंग मतलब फैसिनेटिंग या क्यूरियस, जो बहुत कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है या आपको बहुत फैसिनेट करती है उसको हम इंट्रीगिंग कहते हैं. फ्लॉलेस जिसमें कोई भी त्रुटि ना
हो, जिसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी फॉल्ट ना हो। लिल्ट बोलने का तरीके को हम बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जबान में लिल्ट है, बोलते हैं आप, ठीक है, तो वो वे ऑफ स्पीकिंग है। टिंगल्स कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। टिंगल करना मतलब ऐसी गुदगुदी वाला जो सेंसेशन होता है ना, उसको हम टिंगलिंग बोलते हैं। वर्कोहॉलिक बहुत इनफॉर्मल सा टर्म होता है, मतलब जो आदमी जो कि 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है काम करना चाहता है या काम में बहुत ज़्यादा अपने डूबा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं। जेनरिक नेम, जिसको हम बोलते हैं एक जनरल नाम, है ना। जेनरिक का मतलब क्या होता है? जनरल, ठीक है। तो जेनरिक और जनरल इज द टर्म फॉर जेनरिक। Generic name, a name given to the class, a group as a whole, revived अपनी लाइफ में टू गेट बैक टू लाइफ और यूज, उसको हम कहते हैं रिवाइव करना, ठीक है। मतलब कोई इंसान अगर उसकी लाइफ जो है टूवर्ड्स एन एंड जा रही है, तो अगर वो रिवाइव हो जाए तो आप कहते हैं कि वापस वो ठीक हो गया। या फिर रिवाइव करना किसी चीज़ को, कोई चीज़ खराब हो गई उसको हमने रिवाइव किया, मतलब हमने उसको वापस यूजेबल बनाया, ठीक है। उसके बाद ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शादियों वादियों में आपने सुना ना कि बहुत ही ऑस्पिशियस है या प्रॉमिसिंग अ गुड फॉर्च्यून, या जिसको आप बोलते हैं शुभ कार्य, है ना। ऑस्पिशियस का बेसिकली मतलब होता है शुभ, ठीक है। मतलब अगर हम इसका मतलब लेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं शुभ, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल, समथिंग दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब जो कि जिसको हटाया नहीं जा सकता। इंडिस्पेंसिबल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ का। हम कई बार बोलते हैं ना, वी ह्यूमंस थिंक दैट वी आर इंडिस्पेंसिबल, कि मतलब दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो ये कुछ आप जो शब्द हैं, जो डिफिकल्ट शब्द हैं, उनका मतलब आप समझते जाइए, और उनको अगर आप किसी वे में यूज करेंगे तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ इंसॉम्बल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। इंसॉम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं इंसॉम्बल। पेटर्नल इंसेस्टर्स, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कि पिता की तरफ के। पेटर्निटी वर्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पुरुष किससे जुड़ा हुआ है? पिता की तरफ से जुड़ा हुआ है। मैटरनल जो है वो किस साइड से जुड़ा हुआ है? माँ के साइड से, ठीक है। इंसेस्टर्स ऑफ अ फादर। अकम्पनिंग मतलब किसी के साथ जाना या किसी के साथ होना, ठीक है। टू बी टुगेदर और बी टुगेदर, टू गो टुगेदर और बी टुगेदर। इम्प्रोवाइज करना मतलब किसी चीज में कोई चीज नहीं ऐड करना, थोड़े से डिफरेंट या अलग वे में, मतलब मैंने अपने तौर पे इसको इम्प्रोवाइज किया है, या मैंने स्पीच इम्प्रोवाइज की है, या मैंने टेक्स्ट को इम्प्रोवाइज किया है, मतलब मैंने उसमें कुछ चीज अपनी ओर से ऐड की है, या मैंने उसको कुछ अलग सा कुछ बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। सुवेनियर्स, जैसे मैंने कहा कि किसी मेमोरी में यादगार के तौर पे जब आप किसी चीज को कोई देते हैं तो उसको हम कहते हैं सुवेनियर है, ठीक है। उस पर्टिकुलर आई वेंट टू द स्कूल रीयूनियन एंड वी वर गिवन सुवेनियर्स, ठीक है, तो उसको हम सुवेनियर्स कहते हैं, ठीक है। चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर, जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे बिना का गीत माला चलती थी, तो उसमें चार्ट बस्टर सॉन्ग्स या एल्बम्स में आपने सुना होगा कि एल्बम के सॉन्ग्स जो होते हैं वो चार्ट बस्टर होते हैं, ठीक है। सेल्यूलॉइड, वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, ऑफ कोर्स यू नो। वेंचर्स, कोई सा भी रिस्की टास्क या कोई भी न्यू टास्क, ठीक है। अ न्यू टास्क, ठीक है। आर्टिफिशियलिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ जो आर्टिफिशियल थिंग्स में आती है, या यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो उसमें आप कह सकते हैं सुपरफिशियल, या जिसको आप कहते हैं ग्लिट्स, ग्लैमर, जिसमें बहुत ज़्यादा दिखावा हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिखावा जिसमें हो उसको कहा जाता है, ठीक है। कोविटेड मीन्स मच डिज़ायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड। कोविटेड अवार्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, इट वॉज अ मच कोविटेड अवार्ड, राइट। तो कोविटेड जो होता है वो मच डिज़ायर्ड एंड मच प्रेस्टिजियस के लिए बोला जाता है। नाउ ग्लिंटिंग, शाइनिंग, चमक, आंखों की जो चमक होती है, ग्लिंटिंग शब्द जो है वो नॉर्मली आंखों की चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिंटिंग, शाइनिंग, राइट। एक्सीडिंगली, एक लिमिट जो है आपकी, उसको जब आप बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सीडिंगली हैप्पी। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा, जितना मेरी लिमिट है खुश होने की, मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। या डोंट एक्सीड द लिमिट, मतलब जो लिमिट है उसके पार मत जाओ, ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यर्निंग, जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड होता है जो कि लॉन्गिंग या डिज़ायर के लिए इस्तेमाल होता है, कि किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा यर्निंग है, मतलब कहीं पहुंचने की। यर्निंग मतलब इसके लिए नहीं बोलेंगे कि आई एम यर्निंग फॉर अ पिज्ज़ा, उसके लिए नहीं बोलेंगे। लॉन्गिंग या डिज़ायर मतलब कुछ चीज़ के लिए जिसको कोई एम या कोई चीज़ पाने की जब बहुत ज़्यादा आप में डिज़ायर या बहुत लॉन्गिंग होती है, या आई वॉज यर्निंग टू गेट बैक टू माई रूट्स, मतलब यू नो, या आई वॉज यर्निंग टू रीच द स्पॉट, इस तरह के सेंस में उसको बोला जाता है। डिवाउट, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोई अपने रिलीजन को लेके फीलिंग्स हो या भावना हो, या बहुत ज़्यादा
रिलीजियस व्यक्ति के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है. ही वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ इस्लाम, ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम और अ डिवाउट हिंदू. मतलब बहुत ज़्यादा किसी इसको लेके बहुत ज़्यादा जो उसमें पूरी तरह समर्पित है. राइट नाउ प्रोलॉन्ग्ड, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है. ये व्हेन यू से डोंट प्रोलॉन्ग इट फॉर टू लॉन्ग, मतलब किसी चीज को खींच के लंबा करना. गॉट इट? तो आपको ग्लॉसरी समझ में आ गई हैं. तो आई एम श्योर आपको पूरी चीजें अब जितना हमने पढ़ा, वैसे मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया तो मुझे नहीं लगता कि ग्लॉसरी इसमें भी आपको कोई दिक्कत हुई होगी. अब भाई शॉर्ट आंसर्स हैं तो उसमें ये समझ लो कि भाई एवलिन ग्लेनी कौन थी, तो बहुत ब्रेव लड़की थी. शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन. एंड यहाँ पे एक जनरल चीज उन्होंने लिखी है, बहुत ब्रेव गर्ल थी वो तो ठीक है, पर शी वॉज अ म्यूजिक prodigy. ठीक है, she was a music prodigy and a maestro. ये जो टर्म है ना, ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं आपको खुद बताऊंगी. माइस्ट्रो तो आप जानते हैं, प्रोडिजी मतलब जो एक चाइल्ड प्रोडिजी आपने सुना होगा कि जिसके अंदर बचपन से ही वो इनेट टैलेंट था, जिसको हम बोलते हैं ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब बचपन से ही किसी के अंदर एक एक्सेप्शनल कोई टैलेंट था. तो ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि बचपन से ही 8 साल 12 साल 10 साल ऐसी उम्र से इनके अंदर जो था वो उनका टैलेंट जो है वो उभरने लगा था या दिखने लगा था. ठीक है, और क्यों था? शी ओवरकेम her handicap to she was a deaf person and still that didn't stop her from learning or pursuing her love for music. This is what makes her different from others. अभी एक्चुअली कितना बड़ा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या ऐड ऑन करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो आप उस पे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये क्वेश्चन आ रहा है. नाउ When was उस्ताद बिस्मिल्लाह खान born? भाई कब बॉर्न हुए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि शहनाई मास्ट्रो का जो जन्म है वो मार्च 21 1916 में हुआ. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है. अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये उस टाइम का है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में. ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो आज के टाइम का बेसिकली उड़ीसा है, उस टाइम पे आज के टाइम में जहाँ पे बिहार है, उस टाइम पे आप कह सकते हैं उड़ीसा बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका जन्म हुआ. ठीक है, बिहार का परिवार था, जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था, लेकिन इतना डिटेल आपको नहीं बताना है. आप प्री इंडिपेंडेंट एरा में उनका जन्म हुआ था 1916 में. और उस टाइम पे कहाँ पे था? आप कह सकते हैं कि पूरा वो जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पे उनको आप कह सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी या बिहार या उड़ीसा, आप एक जनरल आप उनको बता सकते हैं कि भाई इस जगह पे उनका जन्म हुआ था. Now, where is काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड? काशी विश्वनाथ बहुत फेमस टेम्पल है. काशी विश्वनाथ का टेम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं. हिंदू टेम्पल है जो कि किसके लिए फेमस है? लॉर्ड शिवा का टेम्पल माना जाता है, नाथ का टेम्पल माना जाता है. ठीक है, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, और इट इज़ लोकेटेड इन विश्वनाथ गली ऑफ वाराणसी, उत्तर प्रदेश इन इंडिया. और जैसा मैंने कहा कि नाथ को वो समर्पित करते थे अपना पूरा शहनाई का जो उनका ज्ञान था उसको, वो कहते थे कि सब नाथ की उससे है, मुझे नाथ की के आशीर्वाद से मेरे पास ये जो कला है वो आई है. अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या करना है? बेसिकली हमें टेक्स्ट में से फाइंड करना है. फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैचेस दीज डेफिनेशंस. डेफिनेशन आपको दी गई हैं, कौन से शब्द यहाँ पे फिट इन होंगे वो आपसे पूछे गए हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना है. अगेन ये शब्द जो है आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे. लाइक जो हमने अभी पढ़ा है टेक्स्ट पूरा हमने डिस्कस किया, ग्लॉसरी डिस्कस की, उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी. आपको यू विल नीड टू फाइंड द वर्ड एंड फ्रेजेस दैट हैज बीन गिवन फॉर यू इन द ब्रैकेट. द होम ऑफ द रॉयल पीपल, क्या बोलते हैं हम उनको? द होम ऑफ द रॉयल पीपल, रॉयल रेसिडेंसेस. ठीक है, जिनको हम पैलेसेस भी बोलते हैं, रॉयल रेसिडेंसेस. यहाँ पे रॉयल रेसिडेंस लिखा हुआ है इसलिए हमने रॉयल रेसिडेंसेस लिखा है. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड. ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन मतलब क्या? जब आप अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में होते हैं. अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल. जैसे मैंने आपको कहा था कि हम सोचते हैं दैट वी आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द वर्ल्ड बट वी आरंट सो, राइट? सो इंडिस्पेंसिबल मतलब जो हमें लगता है एब्सोल्युटली नेसेसरी होना. टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, इन्वेंट मतलब क्या किया था? जैसे राग इन्वेंट किए थे. मैंने आपको डिस्कवरी और इन्वेंट के बीच में डिफरेंस बताया है, तो यू आर श्योर विद दिस.
Now, where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was this event historic? Bismillah Khan played the Shehnai from the Red Fort on 15th August 1947. He was the first Indian to greet the nation with his Shehnai. The event was historic because that is the day when India got independence. Bismillah Khan played Raag Kafi to an audience that included Pandit Jawaharlal Nehru, who was our first Prime Minister. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. With this we have finally come to an end. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं. द रीज़न बीइंग कि हमने सिलेबस जो है, जो हमने चैप्टर्स हैं, उनको इतना डिटेल में ग्लॉसरी के साथ पढ़ लिया है कि आई एम श्योर यू आर थ्रू विद दैट. किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये एडेड क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स आपकी किताब के अलावा. सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू देम वेरी वेल. नाउ अगर आपको लगता है कि हमें इसमें और भी कुछ ऐड करना था, मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ या मैम से कोई चीज़ स्किप हो गई है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. आप मुझे बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू ऐड दैट एंड लेट यू नो अबाउट इट. ठीक है, इसके लिए आपको हमारी अकेडमी को, स्टेप अप अकेडमी को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स एक अम्ब्रेला के अंडर आपको सब कुछ तैयारी जो है वो हो जाएगी आपकी. स्टेट बोर्ड, स्टेट उसके एग्जाम्स की तो हम बात कर ही रहे हैं. उसके अलावा अगर आप बात करते हैं नीट की, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट की कोई दीदी भैया आप लोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी भी सारी तैयारी यहीं से हो जाएगी. ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बी गुड. थैंक यू.